ऑल ओके हो रहा है अंकिता? शायद अब आपके एंड से प्रॉब्लम होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अब सब बढ़िया है। लीव सैलरी अपने को पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक। लीव सैलरी अपने पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। लीव सैलरी अपने पढ़ते हैं। लीव सैलरी में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, सर लीव सैलरी सबसे पहले होता क्या है? लीव सैलरी समथिंग विच यू आर गेटिंग पेड व्हेन यू आर इन लीव, ठीक है। आपको ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टेन नंबर ऑफ लीव्स अलाउ करता है ड्यूरिंग अ ईयर, विच कि जब आप ऑफिस नहीं जाते हो, लीव पे रहते हो, तो भी आपको सैलरी पेड होता है, आपका सैलरी कटता नहीं है। तो लीव सैलरी वंस यू रिसीव इन द इनकम टैक्स एक्ट, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(a) के हिसाब से आप उसको एग्जेम्पशन ले सकते हो, ठीक है। ओके, 10(10)(a) के हिसाब से आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। एग्जेम्पशन आपको सेक्शन 10(10)(a) के हिसाब से मिलेगा। अब वो एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, चलिए इस टॉपिक पर आते हैं। वो एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, इस टॉपिक पर आते हैं। सर अगर आप एम्प्लॉयमेंट के दौरान में अगर आपको कोई भी लीव सैलरी मिल रही है, किसी को भी मिल रही है, तो वो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होगा। रिटायरमेंट के समय अगर आपको रिटायरमेंट के समय अगर आपको रिटायरमेंट के समय अगर आपको गवर्नमेंट किसी को भी मिल रही है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। और अगर रिटायरमेंट के समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। Sir, what about other employees when he's receiving the salary on retirement? In this case, least of the following will be exempted. वो least of the following exempted अपने कैसे निकालेंगे? Leave salary which he is actually receiving, number one। देखिए वीडियो बीच में अगर पॉज हो जाता है कोई भी कारण से, तो आपको पैनिक नहीं करना। हम लोग ने जैसे बोला था, आप बस वीडियो में बरकरार रहिए, मैं सून आगे पीछे आता रहूंगा, आपको खाली चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहना, ओके। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्लास के बीच में हो सकता है। और डोंट वरी, मैं कुछ भी जैसे आप बोलोगे मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं नया, I will be not teaching you anything new. So once you just be with me during the classes, just be with me during the lecture, and if in between अगर फ्यूचर में फिर से लैग आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए, पैनिक मत करिए बस, ठीक है ना। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। फाइनली सर आप आज अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो अब हमको कोई रोक नहीं सकता क्लासेस के लिए। चलिए, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट। तो पहला जो होगा वो लीव सैलरी है। दूसरा जो है वो मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपीज है, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपीज है। उसके बाद जो आएगी वो होगी 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, ओके। तो 10 मंथ्स इंटू AMS हो गया एवरेज मंथ सैलरी। लास्ट 10 मंथ्स की जो टोटल सैलरी है आपकी एवरेज में, ऑन द बेसिस ऑफ, वो भी जो आप एवरेज है वो आप एवरेज निकालेंगे लास्ट 10 मंथ्स के बेसिस पे, इसको इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, और वो जो आएगा वो टोटल मंथ्स का सैलरी, टोटल 10 मंथ्स का, लास्ट 10 मंथ्स का सैलरी आ जाएगा एवरेज, ठीक है। Then fourth will be the leave entitlement on the basis of maximum 30 days for every completed year of service। यहाँ पे आपको याद रखना 30 days for completed year of service में अपने को राउंडिंग ऑफ का वाला बेनिफिट नहीं मिलता। तो चलिए सर इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझते हैं। एक नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझते हैं कि एक एक्स था, वो PQR लिमिटेड में एम्प्लॉयड था अप टू 15th मार्च। एट द टाइम ऑफ लिविंग PQR ही वाज पेड इतना एज लीव सैलरी, जिसमें से 57,000 ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो चुका। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी मैक्सिमम एग्जेम्पशन 5 लाख रुपया है। मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो 5 लाख रुपया है, तो सॉरी आई मीन टू से इसमें एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज है। मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो 3 लाख रुपीज है, उसमें से जितना एग्जेम्पशन आपने पहले ऑलरेडी लीव सैलरी का ले लिया, वो आपको वो जो वो है सैलरी ले लिया, वो आपको सब्सिक्वेंटली माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। Thereafter he joined this company and received 4,12,200 as leave salary at the time of his retirement on 31st December 2019। ये आपको पर्टिकुलर्स दे दिया कि रिटायरमेंट के टाइम में सैलरी कितना था, 22,900। बट ये मुझे चाहिए नहीं है, मुझे तो लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी चाहिए। तो एवरेज सैलरी रिसीव ड्यूरिंग 10 मंथ्स। सर टुडेज क्लास विल कंटेन एनी अमेंडमेंट? यस इट कैन बी पॉसिबल, अगर होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। दिव्य जड़ी बूटी बुक की जो सॉफ्ट कॉपी है, यू कैन टेक इट फ्रॉम आवर वेबसाइट sjc.co.in/e-library। एवरेज सैलरी रिसीव ड्यूरिंग 10 मंथ्स, ठीक है। आपको पिछले 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी देखनी है। फ्रॉम 1st मार्च टू 31st जुलाई जो है वो है 22,600। फ्रॉम 1st अगस्त टू 31st दिसंबर है वो है 22,900, ठीक है। ये आपको देखिए कितने मंथ्स की सैलरी दे दिया,
ये आपको मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 मंथ्स की सैलरी दे दिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये आपको 5 मंथ्स की सैलरी निकाल के दे दिया। तो ये 10 मंथ्स की सैलरी दे दी, आप टोटल एवरेज कर दोगे डिवाइड बाई 2 करके। ड्यूरेशन कितना साल था आपका सर्विस का, 14.75, ठीक है, बट अपने को 14 ही कंसिडर करना है क्योंकि राउंडिंग ऑफ नहीं होता है। लीव इंटाइटलमेंट फॉर मैक्सिमम फॉर एवरी ईयर, कंपनी की पॉलिसी थी 45 डेज लीव देती है, बट अपने को 30 डेज ही मान के चलना पड़ेगा, बिकॉज एग्जामिशन विल बी गिवन टू यू एज पर दी रूल्स विच इज मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, कितना लीव उसने ले लिया, 90 डेज का लीव ले लिया। कितना लीव क्रेडिट बचा है उसके रिटायरमेंट के समय, तो आप देख सकते हो 14 इंटू 45 इन्होंने निकाला है। 14 इंटू 45 क्यों, क्योंकि कंपनी ने तो 45 डेज के हिसाब से लीव दिया, माइनस 90 डिवाइड बाई 30 अगर हम लोग एवरेज में करते हैं पर मंथ, तो 18 मंथ्स की लीव बचती है। ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, बिकॉज ये हम अपने हिसाब से निकालेंगे। लीव सैलरी पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के समय ये आपको पे किया गया था 4,12,200। चलो बहुत बढ़िया, सोल्यूशन अपने को पता है। अब अपने देखते हैं लीव सैलरी का कितना एग्जम्पशन आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आपको लीव सैलरी मिला कितना, सबसे पहले आपको लीव सैलरी 4,12,200 मिला। इसमें से आपको लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या करना है, एग्जेम्प्ट करना है। तो जितना अमाउंट एक्चुअली रिसीव हुआ उतना एग्जेम्प्ट किए। मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख है, लेकिन 57,000 ऑलरेडी आप एग्जेम्प्ट करवा चुके हो फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो 2,43,000 बनता है। फिर 0.3 एंड 0.4 अपने को पढ़ना है। लास्ट 10 मंथ्स का टोटल सैलरी, लास्ट 10 मंथ्स का टोटल सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स क्या होगा सर, 22,600 इंटू 5 प्लस 22,900 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। तो ये एवरेज सैलरी आपको लास्ट 10 मंथ्स का मिल जाएगा। देखिए इसी तरीके से निकाला है, ये जो है इंटू 5 करके एवरेज सैलरी आप 22,750 निकाल लिए। तो 22,750 जो है वो आपका 10 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,27,500 विल बी योर लास्ट 10 मंथ्स टोटल सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है सर, लीव सैलरी इंटाइटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, ये 30 डेज इनटू कितना साल हो गया बताइए, तो 14 साल। 14 साल हो गया, तो कंपनी बोला, इनकम टैक्स एक्ट बोला कि 420 डेज जितना लीव इसको मिलना चाहिए था, आप 45 डेज दे रहे, वी विल नॉट अलाउ दैट मच, 30 डेज उसको उतना लीव मिलना चाहिए था। माइनस अब वो कितना ले चुका, वो ले चुका 90 डेज लीव ले चुका, तो 420 माइनस 90 गिव्स मी हाउ मच, 330 डेज। 330 डेज इसको मैं एवरेज अगर मंथ के हिसाब से जाऊं तो 1 मंथ में अगर 30 डेज अज्यूम करूं तो 11 मंथ्स मुझे मिलता है। तो 11 मंथ्स जितना आपको एंटाइटलमेंट मिलेगा। तो 1 मंथ का सैलरी अभी हम लोग चेक कर चुके हैं, हम लोग कितना निकाले थे एवरेज सैलरी 22,750। तो 22,750 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो आपका 2,50,250,250 आंसर आता है। ठीक है, क्या अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रेरणा सिंह बोल रही है नेटवर्क इशू है, क्या अभी भी नेटवर्क इशू आ रहा है? आई थिंक मेरे एंड से कोई नेटवर्क इशू नहीं है, आप प्लीज अपने एंड से देखिए, शायद आपके एंड से नेटवर्क इशू आ रहा होगा। 2,50,250 नोट 2, ठीक है। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो एग्जेम्प्टेड है वो होगा आपका जो 2,43 4,12,200 2,43 227, तो 227 विल बी और अल्टीमेट एग्जेम्पशन, और 227,500 को ही आप एग्जेम्प्ट करोगे टू अराइव एट 1,84,700। तो ये था गाइज अपना एक छोटा सा एग्जांपल ऑन लीव सैलरी। नेक्स्ट आते हैं अपने रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। अगेन इसका सेक्शन है एग्जेम्पशन का 1010B, ठीक है। तो लर्न करना है आपको 1010A, आई मीन 1010 ग्रेचुटी फी, 1010A पेंशन फी, 1010AA लीव सैलरी। अब ये आ गया 1010B रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन अपने पढ़ेंगे, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन किस तरीके से आपको एग्जेम्पशन मिलता है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन इज बेसिकली विच इज रिसीव्ड बाय वर्कमैन एट द टाइम ऑफ हिज रिट्रेंचमेंट, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सर्विस बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, एग्जेम्पशन आपको मिलता है वंस यू गेट रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। ओके, तो एग्जेम्पशन कितना होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम, दैट इज फॉर नंबर 1 अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, नंबर 2 5 लाख। याद रखना इसमें मैक्सिमम लिमिट क्या था 5 लाख, लीव सैलरी में मैक्सिमम लिमिट क्या था 3 लाख। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होता है रफली जो अपने ग्रेचुटी में पढ़े थे, 15/26 इंटू एवरेज पे, 15/26 इंटू एवरेज पे इंटू लेंथ ऑफ द सर्विस। लेकिन यहाँ पे आपका पार्ट राउंडिंग ऑफ एप्लीकेबल होगा। सर क्यों राउंडिंग ऑफ एप्लीकेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे एक एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ध्यान रखिए यहाँ पे एक एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट।
420 माइनस 60 नहीं होगा क्या सर? नहीं होगा, क्योंकि वो 420 माइनस 90 करना पड़ेगा आपको। 60 कैसे हो सकता है, क्योंकि 90 डेज उसने लीव अवेल कर लिया है, तो अनयूटिलाइज लीव तो 330 डेज ही होगा, दैट इज 420। आई मीन जो भी आपका डेज था 14 इंटू 30, 14 इंटू 30 माइनस 90, ठीक है। ओके, एवरेज पे क्या हुआ, जो वेजेस पेबल है, एवरेज ऑफ द वेजेस पेबल टू द वर्कमैन, जो आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ये आप खाली रीड कर लेना एक बार, दिस इज समथिंग वेरी सिंपल विच यू कैन रीड एट योर होम। इलस्ट्रेशन एक बार देखना है। सर मिस्टर गर्ग को 10 लाख रुपया रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिला 30 ईयर्स 4 मंथ्स। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ होगा क्या? यहाँ पे राउंडिंग ऑफ हो गए होगा, बट इस केस में एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज 6 मंथ से कम है, तो 30 ईयर्स अपने मानेंगे। रिट्रेंचमेंट के समय उसको सैलरी बेसिक इतना मिला और डीए इतना मिला, तो टोटल कितना मिला सैलरी? 26,000 पर मंथ उसका बेसिक प्लस डी हो गया। उसका टैक्सेबल रिट्रेंचमेंट कितना होगा? तो आपको 10 लैक्स उसने रिसीव किया, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कितना? 10 लैक्स हो गया। मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना? 5 लैक्स हो गया। फिर थर्ड वाला फॉर्मूला निकाल लो, 15/26 इंटू एवरेज पे कितना है? 26,000, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 30 ईयर्स है, ठीक है। तो ये अब अगर निकालोगे तो आपको अमाउंट आएगा कितना? 4.5 लैक्स। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है गाइस? क्या है? 4.5 लैक्स। तो बैलेंस कितना है? 5.5 लैक्स, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। 5.5 लाख रुपया हो जाएगा रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, जो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्सेबल करना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट्स आज आए हैं, आप ध्यान से रखिए, ये आपका आई थिंक अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज आज अपने कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे। यू शुड नॉट लीव दिस क्लास, यू हैव टू अटेंड टिल द एंड। कैपिटल गेन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। सैलरीज भी 8 मार्क्स का आता है, कैपिटल गेन्स उससे ज़्यादा नंबर का आता है, कम से कम 10 से 12 नंबर कैपिटल गेन्स आता है। एक इंडिपेंडेंट सम भी आता है और अलग से भी कैपिटल गेन्स पूछा जाता है। यू हैव टू बी विथ मी थ्रू आउट द क्लास, ये आप प्रॉमिस करेंगे और लास्ट तक नहीं जाएंगे आप, आपको 100% कमिटमेंट देना है। सर बीच में लैग आएगा, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। लैग आ सकता है, इंटरनेट कनेक्शन है, ऑल ओवर इंडिया पे लेवल पे चल रहा है, तो एनीथिंग कैन हैपन, ओके। So you have to be with me throughout the class. Do not panic. Do not panic. Any queries you have, I'll be taking at the end of the last 15 minutes of the session. अभी आपको पूरा मेरे साथ 100% concentration देके चलना है। अब अपने को लास्ट में आना है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, दैट इज वीआरएस, दैट इज 1010C। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम एज यू ऑल नो, पीजीपीपी में अपने पढ़े थे, बट पीजीपीपी में वी थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर, जो वीआरएस एक्सपेंस इंकर करता है। यहाँ पे अपने को सैलरीज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जो वीआरएस का कॉम्पनसेशन जिसको मिलता है। इस वीआरएस का सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? ये वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है। यू कैन क्लेम वीआरएस ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। वंस यू हैव टेकन द एग्जेम्पशन अंडर दिस सेक्शन, यू कैन नॉट टेक एग्जेम्पशन अंडर अदर सेक्शन। फिर आगे आने वाले क्लासेस में मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा रिलीफ। रिलीफ होता है जो सैलरी का ही एक पार्ट है, बट उसको हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ठीक है। याद एक प्रोविजन की एडवांस में अगर आपको सैलरी मिल जाता है तो जिस साल एडवांस मिला उसी साल टैक्स करते हैं, बट आपको एक्चुअल ड्यू हुआ वो अगले साल पे, तो उसी केस में रिलीफ का एक प्रोविजन होता है सेक्शन 89 में, विच गेट्स एप्लीकेबल। नाउ इन दिस केस गवर्नमेंट सेज दैट आइदर यू टेक एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010C ऑफ वीआरएस और यू क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). तो whichever is beneficial to you, आप जनरली आप वही क्लेम करेंगे। लेकिन अगर आप वीआरएस के अंडर सेक्शन के अंदर बेनिफिट ले चुके, देन यू विल नॉट बी क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं एग्जेम्पशन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। अमाउंट एक्चुअली रिसीव, प्लीज कोई भी क्वेरीज अभी ना पूछे मेरे से, मैं सब लास्ट में क्वेरीज एंटरटेन करूंगा। 100% क्वेरी सारा आपका सॉल्व होगा, अभी फ्लो में चलने दीजिए, अभी एक भी क्वेरी मत पूछिए, ठीक है। सर सेक्शन 89 होगा क्या? रिलीफ होता है, जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ बताना जरूरी इसलिए था बिकॉज जब मैं रिलीफ पढ़ाऊंगा तो मैं वीआरएस से कनेक्ट करूंगा, तब फिर आप पूछोगे सर आप वीआरएस में नहीं बताए, तो वीआरएस में भी बताना जरूरी है, रिलीफ में भी बताना जरूरी है, ठीक है। यस, कैपिटल गेन से जो सम आता है वो उससे आता है, एक सम तो आता ही, और मिक्सचर का भी एक सम आता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फॉर्मूला है हर एक साल बीतते ही 3 मंथ्स ऑफ सैलरी। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ के बारे में बोला है क्या? नहीं बोला है। तो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपको 3 महीने की सैलरी जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, क्लियरली बोल दिया है
कि रिटायरमेंट के समय जो सैलरी था इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट, कितना सर्विस बचा है रिटायरमेंट के लिए। नॉर्मल एज अपने को रिटायरमेंट का मान है 60, 45 अगर उसका एज में उसको वीआरएस मिला है तो कितना साल बचा, 15 इंटू 12, कितना मंथ्स बचा है, 15 इंटू 12, 180 मंथ्स उसका बचा है फॉर दी मंथ्स लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट, दैट इंटू सैलरी पर मंथ आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड मैक्सिमम एग्जेम्पशन इस केस में भी कितना है, 5 लाख। तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन और वीआरएस का सेम है बट लीव सैलरी का कम है, ये याद रखना है आपको। ठीक है सर इसमें कुछ कंडीशंस है वो अपने को ध्यान समझना है। डायरेक्टर एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है, वर्कमैन लेवल को मिलता है। द एम्प्लॉय हैज कंप्लीटेड द 10 इयर्स ऑफ सर्विस, या तो 10 साल सर्विस पूरा कंप्लीट कर लिए या 40 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज, मतलब जो भी कंडीशन है वो बेनिफिट इसका ये कंडीशन को फुलफिल कर लिया। लेकिन ये वाला जो एज वाला कंडीशन है ये पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये अपने को ध्यान रख के चलना है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इलस्ट्रेशन एक बार देखते हैं। मिस्टर दत्ता रिसीव्ड वीआरएस ऑफ 7 lakhs आफ्टर 30 years 4 months, ही स्टिल हैज, बोल दिया उसका 6 साल का सर्विस अभी भी बचा, मतलब कितना मंथ्स, 6 into 12, 72 मंथ्स उसका अभी भी बचा हुआ है। एट द टाइम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट ही वॉज ड्रॉइंग बेसिक सैलरी इतना, डीए फॉर्मिंग पार्ट इतना, वीआरएस का टैक्सेबिलिटी निकालिए। तो बहुत सिंपल है यार, वीआरएस का टैक्सेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कितना वीआरएस उसे मिला है, 7 lakhs, मैक्सिमम कितना अलाउड है, 5 lakhs। नंबर 3, ये दो तो इजी है। नंबर 3, 3 months सर्विसेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, तो 3 months सैलरी कितना है, 20,000 प्लस 5,000, तो 3 इंटू 25,000 जो होगा 3 months हो गया। कितना साल उसने बिताया है, 30 ईयर्स बिताया, तो इंटू 30 कर दीजिए, तो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर डेफिनेटली इन दोनों अमाउंट से तो ज़्यादा ही आएगा। नंबर 4 क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट कितना है भाई, 72 मंथ्स, कितना है, 72 मंथ्स, तो 72 मंथ्स के हिसाब से कितना सैलरी है उसका, 25,000, तो ऑब्वियसली मेरे को भी लग रहा है ये ज़्यादा आने वाला है। तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना है, 5 लाख, 5 लाख से बेसी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो 7 lakhs माइनस 5 lakhs, 2 lakhs विल बी टैक्सेबल एज वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। सो इस तरह के सम्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ अपना खत्म होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में बेसिकली आपको एग्जेम्पशन ध्यान रखना है। यस डेफिनेटली कैपिटल गेन्स हम थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे क्योंकि कैपिटल गेन्स है ही वैसा चैप्टर कि आपको वैसा बताना ही पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली इतना भी स्लो नहीं ले चल सकते कि रिवीजन क्लास डाइल्यूट हो जाए। जो आपका डाउट्स होगा मैं सॉल्व करूंगा, बट एक जनरल स्पीड में हम लेकर चलेंगे कैपिटल गेन्स को भी। प्रोविडेंट फंड 4 तरह का फंड होता है, इसमें ध्यान रखना है अपने को। सबसे पहला क्या होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का रहता है। एक होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट क्या होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रूव करके चलता है। ठीक है, एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो आप सब जानते हैं, पीपीएफ, सेटअप अंडर पीपीएफ एक्ट, सेटअप अंडर पीपीएफ एक्ट 1968। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक अपनी सेविंग्स के लिए इस प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं, जो सेफ रहता है, 15 ईयर्स के लिए लॉक इन रहता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव नहीं रहता है, वो अनरिकॉग्नाइज्ड होता है। तो 4 तरह के फंड्स आते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, टैक्स ट्रीटमेंट होता है। तो टैक्स ट्रीटमेंट आप समझ लो कि कैसे कैसे आप टैक्स ट्रीटमेंट करते हो। सो प्रोविडेंट फंड इज नथिंग बट अ फंड विच इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। नाउ होता क्या है कि एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय खुद भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है अपने पैसे से, वो is nothing but as investment which he does of his money into his fund, जिसका उसको डिडक्शन मिलता है चैप्टर 6 से में, which we'll understand in deductions under chapter 6 से सेक्शन 80C, वहाँ पे उसे डिडक्शन मिलता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो सैलरी इनकम माना जाता है एम्प्लॉय का, क्योंकि वो ओवर एंड अबव द बेसिक सैलरी अलाउंसेस वो पीएफ में भी पैसा डाल रहा है। तो ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना गाइज, दिस इज नथिंग बट दी सैलरी इनकम। अब ये जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है, तो एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू सम इंटरेस्ट आउट ऑफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पार्ट। ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, सैलरी। अब वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से जो इंटरेस्ट जा रहा है वो भी क्या होगा, सैलरी होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट जा रहा है, 1 आवर तक अपलोड कर देना सर प्लीज़ इफ नेटवर्क इश्यूज आ जाए। देखिए अगर नेटवर्क इश्यूज आएगा तो डोंट वरी, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डेफिनेटली मैं करूँगा, बट लेकिन अभी नेटवर्क इशू नहीं है जब तक, तो यार तुम क्यों अनवांटेड नेटवर्क इशू बुला रहे हो यार।
नेटवर्क इशू जब है ही नहीं तो फिर मैं क्या चीज़ का अपलोड करूँ। हाँ, अगर नेटवर्क इशू आएगा डेफिनेटली वील बी देयर विथ यू, और आपको जो क्लासेस नहीं मिल रहा है, जो नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाया तो गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं हो, अगर नहीं हो पाया तो डेफिनेटली वो अपलोड कर दिया जाएगा। इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट पोर्शन होगा वो टैक्सेबल होगा किसमें, आईफोस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आईएफओएस में टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, सो ये अपने को ध्यान रखना है किस तरीके से टैक्सेबल होगा। अभी एक बार समझते हैं कि सर टैक्स ट्रीटमेंट ओवरऑल समझ जाइए। सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल योर कंट्रीब्यूशन, ओन कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली इट इज नॉट एन इनकम, यू विल बी गेटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अगर इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो ये पूरा का पूरा पैसा एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। उससे जो इंटरेस्ट कमाता है एम्प्लॉय उस कंट्रीब्यूशन से, वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। नाउ गाइस ध्यान से सुनो, फंड में पैसा फाइनली तो एक बार विड्रॉ होगा ना, लास्ट में जाके एक बार कभी ना कभी तो आप विड्रॉ करेंगे कि फंड में ही पड़ा रहेगा, ऑब्वियसली विड्रॉ करेंगे सर, हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे। सर वेरी फास्ट टुडे, अनएबल टू इवन रीड अ क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन रीड करना तो आपको घर पे पड़ेगा सर, और जहाँ तक मुझे बात है ये क्लासेस तो रिवीजन है, बट ठीक है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। ठीक है, आप भी मेरा साथ दीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछना, आपका ड्यूटी बनता है, आप प्लीज़ इसको बिल्कुल आप पूछिएगा क्वेश्चन, बट एक स्पीड में तो हमें चलना पड़ेगा, वरना हम आज कैपिटल गेन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, और कैपिटल गेन स्टार्ट भी कर दिए तो जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और ये रिवीजन क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल भी मीट नहीं होगा। ठीक है, सो गाइज यू हैव टू बी विथ मी एंड डू नॉट वरी इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग, वन कॉन्सेप्ट, आई रिपीट द कॉन्सेप्ट बट नॉट नाउ, एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, सो मेजर बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है सबके हिसाब से अपने को चलना है, कल किन किन स्टूडेंट्स का आ रहा है उनके हिसाब से हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम तरह का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो है वो इनकम ओन कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं होता, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट इनकम होता है, और जब पैसा विड्रॉ कर लेते हैं वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स में। सर व्हाट अबाउट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है उसका कोई इनकम नहीं माना जाता, 80C में डिडक्शन ले लेते हो, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है। क्या लिमिट है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन खाली 12% तक अगर कंट्रीब्यूट होता है सैलरी का, ये सैलरी में भी वही सेम डेफिनेशन है, बेसिक प्लस डे फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। अभी नेक्स्ट अपना वही है जहाँ पे एक पूरा टेबल चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है कि कौन से चीज के लिए आपको क्या सैलरी मिलेगा। ठीक है, आईएफओएस के लिए दोबारा कनेक्ट करिए, डेफिनेटली अभी हम लोग फिर कनेक्ट कराएंगे, जस्ट ये टॉपिक खत्म होने दीजिए, ये टेबल खत्म होने दीजिए, मैं आईएफओएस वाला पार्ट फिर रिपीट करूंगा। थैंक यू कृष्ण, यू आर दी बेस्ट। आईएफओएस की कनेक्टिविटी सर एक बार बता दीजिए इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने याद करना है। देखिए सैलरी में सच कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट आपको लर्न नहीं करना, एक सेक्शन 15 है जो आपको लर्न करना है, बेसिस ऑफ चार्ज। सेक्शन 16 जो हम लोग अभी पढ़ेंगे डिडक्शंस, और सेक्शन 17 हम लोग एक बेसिक परक्विजिट्स का पढ़े थे, और आपको रूल्स देखिए ऐसे तो बहुत सारे वो आपको लर्न बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, 80C ये सब मैं जब आऊँगा डिटेल में तब मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा सेक्शन लर्न करना है, कौन सा सेक्शन लर्न नहीं करना है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो गया, देन कम्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जिसकी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होती है अप टू 12% ऑफ सैलरी। इंटरेस्ट होता है रेट हिसाब से 9.5% तक इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्टेड। और रिटायरमेंट के समय जब आप पैसा विड्रॉ करते हो तो इसको भी एग्जेम्प्ट कराया जाता है, लेकिन ये कंडीशनल है, ध्यान रहे ये क्या है, कंडीशनल। सर क्या कंडीशंस है? basically important is you should have served, the employee should have served for at least 5 years continuous period in that organization, only then he would have withdrawn the money, then only it will be exempt, else it will be fully taxable. Or before rendering of service, if he had to discontinue because of some reasons beyond his control, like his health was very ill, or discontinuance of the employer business, or contraction of employee's business, in that case it will be exempt, else in all the cases it will be taxable. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि विड्रॉल के पहले उसका क्या हिस्ट्री था, क्या बैकग्राउंड था, अकॉर्डिंगली आप उसको टैक्सेबल या वो
वो करेंगे। यहाँ पे एक टीडीएस का सेक्शन आता है जस्ट फॉर कनेक्टिविटी, सेक्शन 192 कैपिटल ए, जो अपने टीडीएस में पढ़ेंगे, प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे टीडीएस कटता है अगर आप टाइम पीरियड से पहले अगर पैसा विड्रॉ करते हो तो उस इनकम पे टीडीएस कट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अपने आगे पढ़ेंगे ये टैक्सेबल होता है आपका पीएलएस में, क्या होता है, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, वॉट एवर अमाउंट यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, okay, that will be fully taxable as in your hands as income from profits in lieu of salary, क्योंकि जब आप इसमें पैसा डलवाए थे वो एग्जेम्प्ट था, तो जब आप इसे पैसा निकालोगे अपने हाथ पे तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब आते हैं अपने यूआरपीएफ में। तो यूआरपीएफ में कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर, क्योंकि यूआरपीएफ है यहाँ पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाद बाकी में आपको सारा डिडक्शन मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। देन व्हाट अबाउट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्जेम्प्ट, और इंटरेस्ट है एग्जेम्प्ट, और विड्रॉल क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, जो आप रेफर नोट 2 करेंगे। अब ये नोट 2 क्या है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जो मैं फिर रिपीट करता हूं कि सर जब विड्रॉ होता है फ्रॉम दी फंड ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो फुल्ली क्या होता है, टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट और इंटरेस्ट वाला पार्ट तो पूरा का पूरा सैलरी की तरह टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली टैक्स नहीं होता, क्योंकि उसका डिडक्शन आप ले चुके हो। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय वाला पार्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज में आप उसको क्या करते हो, टैक्सेबल करते हो, और वो आपका टैक्स लग जाता है उसमें। चलिए ठीक है सर, ये प्रोविडेंट फंड हुआ। नेक्स्ट अपने आते हैं सुपर एन्यूएशन फंड में। किसमें, सुपर एन्यूएशन फंड में। तो सुपर एन्यूएशन फंड में एक छोटा सा चीज पढ़ना है अपने को, अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करे तो सेम आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। सुपर एन्यूएशन फंड इज ऑल्सो अ फंड विच इज क्रिएटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर, वेयर दे कंट्रीब्यूट सम मनी सो दैट मनी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पेइंग सैलरी एक्सपेंसेस और वेजेस टू द वर्कमैन और एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय देम। What about the employer contribution? The employer contribution which is done by the employer in the superannuation fund, if it is beyond, if it is up to 1,50,000, not exceeding 1,50,000, then it is fully exempt. But if it is exceeding 1,50,000, then the amount of excess will be fully taxable. ये जितना आप 1.5 लाख से ज़्यादा contribute करेंगे वो आपके हाथ में taxable होगा। अब नेक्स्ट गाइज अपने आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेक्शन 16 डिडक्शंस। एज अपने एचपी में पढ़े थे 24A 24B, वैसे अपने को आज पढ़ना है डिडक्शन सैलरी में। तो सैलरी में अपने को ध्यान रखना है केवल 3 डिडक्शंस होता है। 16(1)A ये आपको लर्न करना है, लर्न दिस सेक्शन नंबर्स, ये सेक्शन नंबर लर्न करना जरूरी है। 16(1)A स्टैंडर्ड डिडक्शन, एज द नेम सजेस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। पिछले फाइनेंस एक्ट तक इसको 40,000 किया गया था, ये अब चेंज हो गया। तो आज जिसने पूछा कोई अमेंडमेंट है क्या, तो देखिए ऐसा चाहिए, इस साल का तो अमेंडमेंट नहीं है, लास्ट ईयर का अमेंडमेंट है, ठीक है। तो 50,000 और सैलरी इनकम विच एवर इज लोअर, मतलब मान लीजिए वॉट एवर सैलरी इनकम आप निकालोगे, मान लो ग्रॉस सैलरी आपका आया 1 लाख रुपीज, यू आर हैव टू गिव दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू ₹50,000। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना देना है, 50,000 तक आपको इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है। टीडीएस वाला पार्ट बाबू हम टीडीएस में सीखेंगे 192A में, वहां पे खाली लिंक बता दिया, प्लीज वहां पे नोट कर लेना, ठीक है। कोई क्वेरी है तो मैं लास्ट में टेकअप करूंगा। ग्रॉस सैलरी 1 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल होगा। सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या सब में दिया रहेगा, नेवर, इट विल नेवर बी गिवन इन योर एग्जाम, ये आपको खुद से प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये जो नेट इनकम बचता है वो क्या होगा, 50,000 बचता है, वो 50,000 आप क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलिएगा, या भूलेंगे मेरा 100% गारंटी है, आपको भूलना नहीं है। कोई भी सैलरी का समय स्टैंडर्ड डिडक्शन देना ही देना है। जैसे 30% ऑफ एनएवी करते हैं ना, वैसे इसको भी करना है 50,000 अप टू। सर लेकिन व्हाट इफ 30,000 का सैलरी है, ऑब्वियसली तब तो आप 30,000 से बेसी का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दे सकते ना, तब तो आपको मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन देना है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐसे तो टैक्सेबल होता है, तो आप पहले टैक्सेबल करेंगे, टैक्सेबल होते ही वो ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा, लेकिन आपको बाद में जाके डिडक्शन देना पड़ेगा एकदम लास्ट में, लेकिन ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। दिस डिडक्शन इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इसका डिडक्शन मिलता है, बाद बाकी किसी को भी डिडक्शन नहीं मिलता है। तो फर्स्ट यू हैव टू इंक्लूड दिस इन सैलरी इनकम, and then you will allow deduction under section 16 sub clause 2, and then this sir आपको एग्जाम में दिया रहेगा, आपने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस किया इतना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर रेलिवेंट नहीं है, द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम, मतलब इट हैज अ फिक्स लिमिट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर यहाँ पे रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे जितना अलाउंस आप रिसीव किए उतना मैक्सिमम एग्जेम्प्ट हो सकता है, या ₹5,000 एग्जेम्प्ट हो सकता है, या 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी बोला है यार, ना तो डीए बोला है, ना तो कमीशन बोला है, ना तो बोनस बोला है, सीधा फ्लैट 20% ऑफ बेसिक सैलरी निकाल दीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप 5,000 ही देखेंगे प्रैक्टिकली, उससे ज्यादा आपको डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन 16(2) नहीं मिलेगा। देन कम्स प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? विच इज पेड बाय एवरी प्रोफेशनल, ठीक है। एक प्रोफेशनल टैक्स मिनिमल अमाउंट का लगता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन यू आर इन। उसमें आप दिया रहेगा आपके एग्जाम में। अगेन इसमें क्या होता है ना, दो तरीके का केस होता है, ध्यान से सुनना। इफ इट इज ओनली पेड बाई एम्प्लॉय, अगर ये एम्प्लॉय ने पे कर दिया, अगर ये एम्प्लॉय ने पे कर दिया, यानी एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स खुद से पे कर दिया, एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स खुद से पे कर दिया, तो पे करते ही, अगेन इस थोड़ा बहुत म्यूनिसिपल टैक्स जैसा है, पे करते ही यू विल बी गेटिंग डिडक्शन, यू विल बी गेटिंग डिडक्शन। सर बट आई डिड नॉट पे, I did not pay, it was paid by my employer. So some obligation of mine was met by the employer. So first of all, I have to add as a perquisite, I have to add as a perquisite, ये मुझे प्रोफेशनल टैक्स। सर ये वाला डिडक्शन तो 80C वाले डिडक्शन के बाद कंसिडर करेंगे या उसी पहले? नहीं 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 मुस्कान तिवारी, ये आपको सैलरी के समय ही डिडक्शन देना है। 80C तो आपका चैप्टर 6 में आएगा। ये जो डिडक्शन है आपको उसी समय देना है। दिस यू विल बी गेटिंग आफ्टर, आई मीन दिस यू विल बी गेटिंग वंस सैलरी इनकम इज यू आर कंप्यूटेड, या बाद में नहीं प्रोवाइड करोगे। 80C तो चैप्टर 6 का डिडक्शन है, दैट यू विल कंप्यूट आफ्टर जीटीआई। सो वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट प्लीज आप ये ऐसे मत मतलब इस तरीके का क्वेरी यहां मत पूछिए, एंड में पूछेगा, ठीक है। यस सुशी, अनअप्रूव्ड सुपर एडिशन फंड है तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है, अप्रूव्ड में ही एग्जेम्पशन होगा। तो प्रोफेशनल टैक्स में सबसे पहले यू विल ऐड इट इन परक्विजिट्स। परक्विजिट्स में ऐड करने के बाद आपको क्या करना है? डिडक्शन चालू करना है। वो डिडक्शन आप क्या करोगे? अंडर सेक्शन 16(3) प्रोवाइड करोगे। वो डिडक्शन आप क्या करोगे? अंडर सेक्शन 16(3) प्रोवाइड करोगे। एग्जांपल मान लीजिए टोटल लाइबिलिटी आपका था 5,000 का, टोटल लाइबिलिटी आपका था 5,000 का। यू हैड अ लाइबिलिटी टू पे प्रोफेशनल टैक्स 5,000, ओके। एम्प्लॉयर ने पे किया, रिपीट, एम्प्लॉयर पेड 2,000, employer paid 2,000, okay, and you paid balance 3,000, you paid balance मतलब employee paid balance 3,000। तो सर सबसे पहले ऐड तो 2,000 करेंगे, बट डिडक्शन कितने का देंगे बताइए? डिडक्शन पूरा 5,000 देंगे, पूरा 5,000, क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे किया। तो सबसे पहले क्या हुआ देखिए, प्लस 2,000 हुआ, माइनस 2,000 भी हो गया, मतलब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन एम्प्लॉय ने पे किया तो उसका तो बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलना चाहिए ना, तो इसलिए टोटल हम लोग क्या कर दिए? डिडक्शन दे दिए। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट प्रोफेशनल टैक्स। अब ये यहाँ पे एक मैंने मास्टर टेबल दिया है, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर डिफरेंट पर्पस। अगर आप ध्यान दीजिए, खाली ग्रेचुटी कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में एक ही सैलरी का मीनिंग है, बेसिक प्लस फुल डीए। दिस इज 100% डीए, फॉर्मिंग पार्ट भी आएगा, नॉट फॉर्मिंग पार्ट भी आएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में चाहे वो ग्रेचुटी नॉट कवर्ड हो, लीव सैलरी हो, एचआरए हो, आरपीएफ हो, वीआरएस हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, हर जगह बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स प्रेजेंट टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय, इवन यहाँ पे एचआरए, ये सब आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आप कंसिडर कर लेंगे। लेकिन आरएफए में अगेन समथिंग इज डिफरेंट। यहाँ पे बेसिक लेंगे, डीए फॉर्मिंग पार्ट लेंगे, बट कमीशन पूरा लेंगे और बोनस पूरा लेंगे, और एनी मॉनेटरी पेमेंट, ये कुछ नया आपको यहाँ मिला है। एंटरटेनमेंट अलाउंस में तो हम लोग खाली बेसिक सैलरी ही ले रहे थे, डीए और कमीशन ले ही नहीं रहे थे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? बेसिक सैलरी कंसिडर करोगे। सो दैट्स इट, ये आप अपने एंड से पढ़ सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक आता है, यू कैन जस्ट रीड दिस टॉपिक, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आज तक कभी आया नहीं है। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी सेक्शन 17(3), प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी 17(3), कुछ 4 ट्रांजैक्शंस है जो इसमें कैटेगराइज होते हैं। मतलब सैलरी इनकम में क्या टैक्स होगा ये आप ऑलरेडी जानते हो, खाली ये जान लीजिए कि ये एज अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्स होगा। एकदम शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी कॉम्पनसेशन मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, वॉट एवर कॉम्पनसेशन यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर विच इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एज फॉर
टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज होता है उसके कारण अगर आपको कोई भी कॉम्पनसेशन मिलता है अपने एम्प्लॉयर से बाय एन एम्प्लॉय, इन दैट केस दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी वाला पार्ट में। नेक्स्ट अभी अभी अपने गए कि विदड्रॉ अगर होता है फ्रॉम आरपीएफ, अगर मैं प्रोविडेंट फंड से विदड्रॉ करता हूं और वो टैक्सेबल हो जाता है मेरे हाथ में, तो ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की तरह आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। ओके, सो एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय नेसेसी फ्रॉम एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर और फ्रॉम अ प्रोविडेंट और अदर फंड, ओके, एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन हिज कंट्रीब्यूशन ये कहाँ चला जाता है, आईएफओएस में चला जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है ये वाला पार्ट नहीं आता है इसमें, वो टैक्सेबल हो जाता है एफओएस में। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी सम अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, और सर व्हाट इज इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तो आप जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बट कंपनी भी अपने केएमपी के लिए, की मैनेजरियल पर्सनल के लिए, जो आप लॉ में पढ़ते हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, डायरेक्टर लेवल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनके लिए दे डू कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर विच द प्रीमियम इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। इफ एनीथिंग हैपेंस एंड इफ एनी पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर बिकॉज ऑफ दिस कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इवन दैट गोज इन द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, बिकॉज ये कोई वर्किंग के लिए नहीं मिल रहा है, ये चीज कुछ उसको उसका ओवर एंड अबव बेनिफिट्स है विच इज नॉट इवन परक्विजिट्स, तो उसको अलग से क्लासिफाई किया जाता है एज प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। देन कम्स जॉइनिंग बोनस, इमेजिन करिए यू आर लीविंग अ कंपनी टू जॉइन अनदर कंपनी, that another company, the new company which you where you are joining it, they want you to join 2 months before, but you said that you cannot join 2 months before because the date you got from the resigning company, मतलब जिस कंपनी को आप छोड़ रहे हो वहां से आपको लेट रिजाइन मिलेगा, तो आप न्यू कंपनी कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही समय पे आप 2 जन के लिए काम कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो न्यू कंपनी आपको ऑफर देती है कि ओके यू कम एंड ज्वाइन माई कंपनी बिफोर दिस डेट, सो बिफोर ज्वाइनिंग दिस एम्प्लॉयमेंट यू आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा पे, अगर आप पहले 2 महीने पहले आते हो तो हम आपको इतना ज्वाइनिंग बोनस देंगे, तो वो आपके हाथ में क्या होता है, एक तरह का प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। सो एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड वेदर इन लमसम by any SSC from any person whether before joining the bonus, that is sorry before joining the employment जिसको joining bonus बोलते हैं, और after cessation of his employment, मतलब कब, ध्यान से सुनना, एक होता है इसको अपने बोलते हैं नॉन कॉम्पीट फीस, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पीट फीस रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, यही चीज अगर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता तो कहां पे जाता, पीजीबीपी में जाता, सेक्शन 28 टैक्सेबल, बट यहाँ क्या बोल रहा है, सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद दैट पर्सन, इन दिस केस इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, मतलब मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, अब मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप मेरे क्लाइंट्स के साथ कोई बिजनेस डीलिंग्स नहीं करेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स, अब इसके लिए मैं आपको कुछ पेमेंट कर रहा हूँ। जीएसटी में हम लोग ने पढ़ा था टॉलरेटिंग एन एक्ट, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट के लिए भी अगर आपको कुछ पैसे मिलते हैं तो वो भी एक कंसिडरेशन होता है, जितने लोग जीएसटी पढ़े बस उनके लिए, बाद बाकी लोग इतना माथा मत लगाइए। तो यहाँ पे आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जब आप एम्प्लॉयमेंट सीज कर लेते हो, सीज करने के बाद आपको जो भी पैसे मिलते हैं एज अ नॉन कॉम्पीट फीस, कॉम्पिटिशन मत देना, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाता है अंडर प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। अब गाइस बस लास्ट में थ्योरी टॉपिक्स है, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, जस्ट रीड करने के लिए, ये मैं समझता हूँ कि आप खुद से पढ़ लेंगे, इसमें मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन बिल्कुल कर दिया है। इन केस अगर आपका सैलरीज चैप्टर में डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, कब आस्क करना है, लास्ट का 15-20 मिनट्स आज का क्लास 8:30 के बाद हम बैठेंगे और सारा का सारा डाउट्स मैं आपका क्लियर करूंगा, ठीक है, बट अभी के लिए आज के लिए इतना ही फॉर सैलरीज अब अपने खत्म कर रहे हैं, सैलरीज अपने को पूरा का पूरा समझ में आ गया है, शॉर्ट में बताऊंगा, ओनली लर्न दी प्रोविजंस पे फोकस रहना चाहिए, यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई दी प्रोविजंस, लर्न करके अप्लाई नहीं कर पाना दैट इज बिगेस्ट challenge for you, learn कर रहे हो provisions, you have to remember the provisions, practice as much as some possible from my Divya Jadi Booty which is very good for your purpose because मैंने उसमें सारा questions and answers को कंपाइल किया है और उसमें बहुत मेहनत लगी है, CA CS CMA सब के लिए। मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आपके पास सरप्लस टाइम है तो CA स्टूडेंट्स को CS का भी करना चाहिए, CMA का भी करना चाहिए, एक दूसरे का कोर्सेज में करके देखिए, मैं गारंटी देता हूँ